नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर, 40वें दिन जंग रुकी। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। अमेरिका और ईरान किस तरह सीज फायर की शर्तों पर आगे बढ़ रहे हैं बताएंगे आपको। साथ ही केरलम, असम और तमिलनाडु में मतदान की अंतिम तैयारियों के साथ ही बताएंगे पश्चिम बंगाल में भवानीपुर में ममता बनर्जी ने भरा पर्चा और किस तरह से ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, किस तरह टीएमसी के लिए बन रहे हैं बड़ी चुनौती। लेकिन इन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। असम, केरलम, पुडुचेरी में चुनावी संग्राम के बीच प्रशासन की तैयारी पूरी। कई अहम सीटों पर होगा दिग्गजों की किस्मत का फैसला। पहले चरण के लिए मतदान कल। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी ने दाखिल किया पर्चा। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से टक्कर के साथ जंग हुई दिलचस्प। अभिषेक बनर्जी की धमकी पर चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। ईरान अमेरिका के बीच 2 हफ्ते तक सीज फायर की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपने सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर चुका है अमेरिका। सीज फायर पर ईरानी विदेश मंत्री का दावा, हमले रुके तो नहीं होंगे जवाबी हमले। अगले 2 हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुले रहने की घोषणा। यूरोप और एशिया समेत झूमे दुनिया भर के बाजार। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट समेत प्रमुख दरों में नहीं किया कोई बदलाव। आरबीआई गवर्नर ने कहा, भू राजनीतिक चुनौतियों के कारण वैश्विक ग्रोथ प्रभावित, लेकिन भारत की आर्थिक सेहत बेहद मजबूत। और आइए चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं एमडीपी की। असम, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच तीनों राज्यों में कल एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियां की हैं। तीनों ही राज्यों में पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। मतदान केंद्रों के अलावा सहायक मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन के तहत प्रशिक्षित चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बलों के कर्मियों की तैनाती की गई है। पहले चरण के मतदान की तैयारी पूरी तरह हो चुकी है। केरलम, पुडुचेरी और असम में कल मतदान होना है। उधर केरलम में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। केरलम के 30,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए ईवीएम बांटी जा रही है। सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। चुनाव तैयारियों के तहत राज्य में 30,495 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 24 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। इनमें से 352 का संचालन महिलाएं और 37 का संचालन दिव्यांग व्यक्ति करेंगे। इसके साथ ही करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है। और केरलम, पुडुचेरी और असम में चुनाव की तैयारियों पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी, तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती थी। तो एक दिन माँ ने पैसे जुटाए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन। मैंने कहा, माँ से ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है, ये चलता नहीं, उड़ता है। और जिस दिन से ये उड़ा ना, उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई। अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना। एक मिनट, ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया,
और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। जब खबर सिर्फ स्टूडियो तक सीमित न हो और सच की पड़ताल हो ग्राउंड जीरो से, चाहे राजनीति हो या बढ़ते भारत की कहानी, किसानों की तरक्की हो या युवाओं की आवाज, देश के हर कोने से सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ, जहां होती है केवल खबर। रिपोर्ट एट 10 हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस, शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शोर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। कि वो सितारे जिनसे रोशन है हिंदुस्तान, ना कोई शोर ना कोई दिखावा, बस कर्म ही है जिनकी पहचान। मिट्टी से उठकर आसमान तक पहुंची इनकी उड़ान, सेवा, समर्पण, साधना से लिख दी अपनी अलग पहचान। देश ने भी झुककर किया इन्हें सलाम और दिया पद्म सम्मान। ये है वो अनमोल रत्न जिनसे बढ़ता है भारत का मान। देखिए इन नायकों की प्रेरक कहानियां हमारे पद डीडी न्यूज पर। और बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार सीजफायर हो गया है। दोनों देश 2 हफ्तों के सीजफायर के लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए सीजफायर का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीजफायर होगा, यानी इस दौरान न अमेरिका हमला करेगा और न ही ईरान कोई आक्रामक कदम उठाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल किए जा चुके हैं और तेहरान के साथ बातचीत निर्णायक मोड़ के करीब है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है, जिसे उन्होंने बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्तों का ये युद्ध विराम दोनों पक्षों को समझौते को अंतिम रूप देने का मौका देगा और संकेत दिया कि लंबे समय से चल रहा ये संघर्ष अब समाधान के करीब हो सकता है। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने भी सीजफायर की पुष्टि की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 सप्ताह के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का भी ऐलान किया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि 2 हफ्तों की अवधि के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही संभव होगी। हालांकि ईरान ने एक शर्त भी रखी है कि जहाज़ों की निगरानी ईरानी सेना करेगी। अरागची ने यह भी कहा कि अगर ईरान पर हमले बंद होते हैं तो उसकी सेना भी अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देगी।
और इस बीच ईरान और अमेरिका संघर्ष विराम के बीच इजराइल ने युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्यालय ने बयान दिया है कि इजराइल राष्ट्रपति ट्रंप के उस फैसले का समर्थन करता है जिसके तहत ईरान के खिलाफ हमलों को 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया है। यह समर्थन इस शर्त पर है कि ईरान तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, साथ के साथ अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों पर होने वाले सभी हमलों को रोक दे। इसके साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने बयान में कहा है कि ये 2 हफ्तों का संघर्ष विराम लेबनान पर लागू नहीं होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव की बात कही है। अपने ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप का कहना है कि ईरान ने शांति की आवश्यकता को महसूस किया है और अब उसे इसका समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में संघर्ष और तनाव को समाप्त करने का समय आ चुका है। पोस्ट में ट्रंप ने कहा, यह विश्व शांति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ईरान इसे होते देखना चाहता है और उन्होंने अब तक बहुत कुछ झेला है। वैसे ही बाकी सभी देशों ने भी इसे महसूस किया है। ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही की स्थिति को बेहतर बनाने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि ईरान पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अमेरिका हर तरह की आपूर्ति लेकर जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए वहीं मौजूद रहेगा कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। ट्रंप ने इस बदलाव को मध्य पूर्व के लिए गोल्डन एज बताया। अमेरिका और ईरान के सीजफायर के बाद ऊर्जा समृद्ध खाड़ी क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंकाएं कम हो गई हैं। ईरान को लेकर ट्रंप की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई है। अमेरिकी कच्चे तेल के भाव $100 प्रति बैरल से नीचे गिर गए, जिससे हालिया बढ़त उलट गई। ये बढ़त हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास कई हफ्तों से जारी तनाव के कारण हुई थी, जो वैश्विक तेल परिवहन का एक प्रमुख रास्ता है। शेयर बाजारों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जो संकट से जुड़ी कई दिनों की अस्थिरता के बाद निवेशकों की राहत का संकेत है। और अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष विराम की घोषणा के बाद किस तरह के हालात और कैसे इस सीजफायर के समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा, इस पर और बात करने के लिए डॉक्टर राजन कुमार, प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजन, पहली सूरत में इस सीजफायर को आप किस तरह से देखते हैं? कौन श्रेय ले रहा है, कौन श्रेय नहीं ले रहा है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन 40वें दिन ये जो घोषणा हुई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। खासकर जिस ढंग का डर का माहौल पैदा हो गया था, आप जान रहे थे कि 8 PM जो अमेरिकन ईस्टर्न टाइम है उसके हिसाब से दिया गया था कि पूरी सभ्यता का विनाश करने की जो धमकी दी गई थी, तो उससे एक बहुत बड़ी राहत मिली है। ये तो टेम्परेरी सबसे बड़ा अचीवमेंट तो इसको बोला जाएगा, क्योंकि जिस ढंग की ट्रम्प की पॉलिसी रही है उससे सारे विश्व के लोग घबराए हुए थे कि वो क्या करेंगे, किस ढंग का एक्शन लेंगे, क्या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेंगे, जिस ढंग की उन्होंने धमकी दी थी। तो उससे पूरा विश्व परेशान था और विश्व का जो बाजार है वह काफ़ी प्रभावित हो रहा था। आप जानते हैं कि तेल का दाम इत्यादि काफ़ी बढ़ गए थे। तो वैसे में यह जो घोषणा हुई है दोनों तरफ से, मेरे हिसाब से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इस ढंग की घोषणा आप जानते हैं कि जब से वॉर शुरू हुआ पहली बार हुआ है। हालांकि मैं बता दूं कि यह जो सीज फायर की घोषणा है ये केवल 2 सप्ताह के लिए एक तरह से टेम्परेरी घोषणा है। और यह भी सच है कि दोनों ट्रंप को लग रहा था कि इस युद्ध में वो उलझते जा रहे हैं और वह भी एक तरह से रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको अपना चेहरा भी बचाना था अमेरिकन नागरिक से, क्योंकि वहाँ पे सवाल उठ रहे थे कि क्या ट्रंप वहाँ पे कर रहे हैं, किस ढंग की पॉलिसी अपना रहे हैं, वो अमेरिका के हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी राहत तो ईरान को मिलेगा, जिसमें कि ईरान में जो धमकियां थी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो उसको तोड़ने की, उस पर बम गिराने की जो धमकी, उससे राहत मिलेगी। वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। आपने देखा कि उस धमकी के बाद जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ह्यूमन चेन बना के वहाँ के जो सिविलियन लोगों ने उसको घेर लिया था, ताकि ट्रंप को यह लगे कि कम से कम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को
पावर प्लांट, ब्रिज इत्यादि को वहाँ पे अटैक नहीं किया जाए। तो वैसे में सबसे बड़ा राहत ईरान को मिलेगा। ईरान के बाद चूंकि ईरान पे अगर हमले होते तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करता, और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होते उसमें जो खाड़ी के देश हैं और जो अरब इत्यादि देश हैं, वहाँ पे वो जो जवाबी कार्रवाई थे उससे काफ़ी परेशानी बढ़ जाती उन सारे देशों में, और उससे संबंधित जो सारे देशों में व्यापार होता है उस पर भी उसका सीधा प्रभाव पड़ता। तो वैसे में राहत जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो वहाँ पे बढ़ने की संभावना थी, उस पर भी मुझे लगता है कि अंकुश लगेगा, और एक तरह से बातचीत का माहौल पैदा करने की पैदा होने की स्थिति पैदा हुई है, जिसमें कि आगे भी मुझे लगता है कि इसको कुछ दिनों तक अगर बातचीत हो तो संभव है कि दोनों देश मिलके और बाकी जो मीडिएटर्स डॉक्टर राजन, 10 शर्तें अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की आवाजाही को स्वीकृति मिली है, और उसमें भी सशर्त स्वीकृति कही जाए ईरान की तरफ से, उसमें बहुत साफ है कि ईरान का अभी तक का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो एक तरह से आवाजाही का जो कहें कि उसका एक तरह से किराया कहें या उसमें जो वसूली है उसको वसूलेगा ईरान। ये उन 10 शर्तों में शामिल है जो ईरान की तरफ से दी गई है। तो क्या ये समझौते पर पहुंचना आपको लग रहा है कि ये पहुंच पाएंगे जिस तरह की शर्तें ईरान ने रखी हैं? देखिए, दोनों तरफ से शर्तें जो अभी रखी गई हैं वो मतलब प्राथमिक शर्तें हैं, और उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो शर्तें हैं वो मैक्सिमलिस्ट, जो सबसे ज़्यादा जो हो सकता है, जिसमें कि ईरान बोल रहा है कि अमेरिका युद्ध को तुरंत रोके, इजराइल भी रोके, इजराइल अमेरिका पे ही नहीं लेबनान इत्यादि में भी जो हमले कर रहे हैं और जो हूती पे हमले कर रहे हैं उसको भी रोके। उसके बाद यह डिमांड कर रहा है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करे, और उसके बाद उनका जो प्रोग्राम है बैलिस्टिक मिसाइल और जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का सिविल न्यूक्लियर प्लान वो ईरान बोलता है, तो उस पर उसको रोक नहीं लगाना चाहिए। तो ये मैक्सिमलिस्ट डिमांड है। और अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका वहाँ पे चाहता है कि हॉर्मुज को, सबसे पहला डिमांड उसका है कि हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया जाए। ईरान बोल रहा है कि नहीं, जो हम खोलेंगे ये कंडीशनल, यानी कि कुछ शर्तें हैं उसके हिसाब से खोलेंगे। उस शर्त में बोल रहा है कि ईरान जो IRGC है, जो कि ईरान की आर्मी है, उसके माध्यम से ही वहाँ से शिप्स पास कर पाएंगे, यानी कि कोई परमिट या उस ढंग की कोई व्यवस्था होगी तो उन्हीं शर्तों पर वो जाने देंगे। और उसके बाद यह भी बोल रहा है ईरान की जो नुकसान हुआ है उसकी अमेरिका भरपाई करे, और सारे जो आक्रमण हो रहे हैं पूरे क्षेत्र में, इजराइल के भी, लेबनान इत्यादि पे, उस पे वो रोके। तो अभी जो भी कोई शुरुआती जो बातचीत होती है उसमें डिमांड्स मैक्सिमम होते हैं, लेकिन उन डिमांड्स पे काफ़ी उसको एक तरह से बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। तो बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, और बीच का रास्ता मैं बताऊँ क्या हो सकता है कि हॉर्मुज को ईरान खोल दे, और ईरान जो पड़ोसी देश हैं उस पर हमला बंद कर दे, और अमेरिका ईरान पे अब हमले बंद कर दे और इजराइल भी बंद कर दे। तो ये जो है मुझे लगता है कि डी एस्केलेशन जिसको बोला जाता है उसमें सबसे प्रमुख बिंदु यही है। लेकिन इजराइल अगर कहता है कि सीजफायर से लेबनान को बाहर रखा जाए, क्या आपको लगता है कि अभी भी कई ऐसे पेच हैं इस बातचीत में जो ये बताते हैं कि अमेरिका के लिए आगे का रास्ता भी बड़ा आसान नहीं है? एक सवाल ये भी है डॉक्टर राजन कि जिस तरह से अमेरिका सभ्यता को नष्ट करने की बात कर रहा था और ईरान उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान अपनी तरफ से तैयार था, ऐसे में ईरान की सड़कों पे जो जश्न हो रहा है उस जश्न को फिर कैसे परिभाषित आप करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ईरान के लिए इस दोनों देश अपने आप को एक तरह से ट्रंप इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि चूंकि वो पहले से भी ट्रंप क्लेम करते हैं कि उनके हिसाब से रेजिम चेंज हो गया है, जो रेजिम चेंज उनका मुख्य मकसद था उसके हिसाब से उनका रेजिम चेंज हो गया। ईरान के लिए अभी सबसे प्रमुख विषय है कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए, यानी कि ईरान पे जो आक्रमण हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। और ईरान में निश्चित रूप से खुशी का माहौल है, क्योंकि अब ईरान पे जो अटैक होते तो वो सिविलियन पे अटैक होते या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होने की संभावना थी। वैसे में ईरान की स्थिति काफ़ी खराब हो सकती थी, और रेजिम भले ही वहाँ पे रेजिम चेंज नहीं हो पा रहा है, और ट्रंप भले ही क्लेम करें कि वो रेजिम उनके जो लीडर्स हैं उनको उन्होंने असैसिनेट करके वहाँ पे रेजिम बदल दिया है, लेकिन सही अर्थों में बोला जाए तो वो रेजिम वहाँ पे बरकरार है। लेकिन ट्रंप कहने की कोशिश यह कर रहे हैं कि जैसे वेनेजुएला में उन्होंने किया है कि मदुरो को हटा दिया और वही रेजिम के जो दूसरे लीडर्स थे वो वहाँ पे अमेरिका के साथ हो गए। तो ट्रंप यह मान के चल रहे हैं कि वैसी संभावना ईरान में भी बन सकती है कि ईरान इस बात के लिए तैयार हो जाए
कि हॉर्मुज खुला रहेगा, ईरान इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि जो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल इत्यादि है उस पर वो आगे उस पर एनरिचमेंट नहीं करेगा और फिर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इत्यादि को आगे डेवलप नहीं करेगा। तो इन शर्तों पे अगर ईरान माने तो निश्चित रूप से उस ढंग की बातचीत का एक माहौल बन सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी जिस ढंग की शर्तें हैं उस पे सीज फायर भले ही हो पाए, हालांकि यह भी बता दूं कि सीज फायर हुआ है इसका यह मतलब नहीं मान के चले कि पूरा सारे आक्रमण बंद हो जाते हैं। हमने पहले भी देखा है, गाजा में भी या दूसरे जगहों पे देखा, सीज फायर के बाद भी आक्रमण होते रहते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि यह किस ढंग का माहौल पैदा होता है। लेकिन ईरान में बहुत बड़ी खुशी है, उसका कारण यह है कि वो ईरान के रेजिम बरकरार है। ईरान पे जो आगे हमले होने थे उससे अभी काफ़ी बच सकता है ईरान। और ईरान की स्थिति अभी पॉलिटिकल में राजनीतिक दृष्टिकोण से केवल बताऊं, आर्थिक दृष्टिकोण से तो उसके काफ़ी नुकसान हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि रेजिम बरकरार है तो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर अमेरिका इन शर्तों पर मान जाए, क्योंकि ईरान भी अपने लोगों को और पूरे विश्व को दिखा सकता है कि इतनी बड़ी अमेरिकन शक्ति के बावजूद वो वहाँ पे डटकर उनका मुकाबला किया और उनको कंप्रोमाइज के लिए मजबूर कर दिया। तो यह जो नैरेटिव, यह जो मैसेज ईरान भेजने की कोशिश करेगा, यह ईरान की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अपने लोगों के लिए को दिखाने के लिए। और वहाँ का जो रीजनल जो दूसरी देश हैं उनमें भी यह मैसेज भेजा कि ईरान बरकरार है और ईरान डटा हुआ है। जिस नैरेटिव को भेजने की आप बात कर रहे हैं कि ईरान ये नैरेटिव दुनिया को बताना चाहता है कि उसने किस तरह से सबसे सैन्य ताकतवर देश को झुकने पर मजबूर कर दिया, ये ईरान एक नैरेटिव तैयार करना चाहता है और जिसका जश्न उसकी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन डॉक्टर राजन, क्या आप ये मानते हैं पिछले 2 सालों में हम दुनिया में युद्ध, अलग अलग युद्ध देख रहे हैं? रूस यूक्रेन की बात करें, हमास और इजराइल की बात करें और फिर अमेरिका और ईरान की अगर बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन के संघर्ष ने यह बता दिया कि सिर्फ सैन्य युद्ध नहीं है, सैन्य हथियारों से ही युद्ध नहीं हो रहा। अब अगर दुनिया के कई ऐसे देश शामिल नहीं भी होना चाहते हैं अगर इन युद्धों में, तो भी उन्हें शामिल होना पड़ेगा। ये मजबूरी दिखा दी ईरान ने कि किस तरह से अर्थव्यवस्थाएं ठप हो सकती हैं, किस तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इन तमाम तेल और तेल के अन्य उत्पादों की आवाजाही से किस तरह से थम सकती है। तो उन्हें तरफदारी या साइड तो लेनी पड़ेगी और शामिल होना पड़ेगा इसमें। जी बिल्कुल, देखिए ईरान के पास सबसे बड़ा जो वेपन अभी हुआ है, 2 चीज़ ईरान ने किया है जिससे कि अमेरिका का जो आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट जो था वार का वो काफ़ी बढ़ा दिया है। तो उसकी 2 स्ट्रेटजी में था, एक तो कि हॉर्मुज को बंद करना, तो उससे अमेरिका प्रभावित हुआ और पूरा तेल का जो दाम बढ़ गया पूरे विश्व में, कोई 20% वहाँ से तेल सप्लाई हो रहे थे, तो उससे पूरे विश्व में और खासकर यूरोपियन देश में भी और एशिया में भी उसका प्रभाव दिखने लगा। तो ईरान को एक चीज़ और पता चल गया है कि हॉर्मुज उसके लिए अभी सबसे बड़ा वेपन है। इसका प्रयोग उसने पिछले भले ही 47 साल से अमेरिका का उसका झगड़ा चल रहा हो, लेकिन कभी भी इसका प्रयोग उसने नहीं किया था। लेकिन हॉर्मुज एक ऐसा वेपन के रूप में वो यूज़ किया है, तो उसको ईरान ने बखूबी यूज़ किया है और पूरे विश्व से प्रभावित हो गया। दूसरा कि अमेरिका को लग रहा था कि अमेरिका जो पड़ोसी देश हैं ईरान के, उस पर हमला नहीं करेगा, वो इजराइल पे करेगा या फिर अमेरिकन बेसिस। लेकिन ईरान ने जो रीजनल जो कि दूसरी शक्तियां थी जो अमेरिका का सहयोग दे रही थी किसी न किसी तरीके से, उस पर आक्रमण शुरू कर दिया। तो इससे एक तरह से तुरंत जो रीजनल जो वार था उसकी स्थिति पैदा हो गई और इससे अमेरिका घबरा भी गया। और अमेरिका भी, मैं बता दूं कि एक एग्जिट स्ट्रैटेजी यानी कि निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अमेरिका के सहयोगी भी बताऊं नाटो इत्यादि देश इसके साथ उन्होंने नहीं दिया, यूरोपियन देश ने इसका साथ नहीं दिया। जो रीजनल जो यहाँ पे यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब इत्यादि की बात करूं तो ये भी डायरेक्टली इस वॉर में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। बेसिस उनके यूज हो रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डायरेक्टली वहाँ पे जो आर्मी भेजने की बात ट्रंप कर रहे थे कि ग्राउंड फोर्सेस भेजेंगे, तो उसमें ये सारे देश भी उसमें शामिल नहीं होना चाह रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ईरान की स्थिति, ईरान का जो नैरेटिव पावर है यह मजबूत हुआ है, क्योंकि रेजिम चेंज नहीं हुआ है और ईरान ने कंप्रोमाइज करने से भी मना कर दिया था और सरेंडर करने से भी मना कर दिया था और हॉर्मुज को भी एक वेपन के रूप में यूज किया। तो डॉक्टर राजन, क्या आप मानते हैं मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को भी एक बार फिर अपनी पूरी उस रणनीति पर सोचना पड़ेगा अब इस 40 दिन के युद्ध के रुकने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए उनके लिए सबसे बड़ी जो दुविधा की स्थिति है, जो वहाँ के एक पड़ोसी देश हैं ईरान के, उनके लिए कि क्या अमेरिका पे उस ढंग से निर्भर किया जा सकता है जैसा वो पहले करते थे। ये छोटे छोटे देश हैं, मैं यूएई की बात करूँ या फिर कतर, बहरीन इत्यादि की जो बात करूँ, तो ये छोटे छोटे देश हैं और इनके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। उसमें सऊदी अरब थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली है इकोनॉमिकली और उसके पॉपुलेशन के हिसाब से भी। तो इन सारे देशों को अब लगने लगा है कि अगर पूरी तरह से वो अमेरिका पे निर्भर रहते हैं या जिस ढंग का अकॉर्ड किया था, जैसे अब्राहम अकॉर्ड किया था ये सारे देश ने
यूएई, बहरीन इत्यादि ने अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ मिलके, तो क्या वही नीति पे चलेंगे या फिर उनको अब एक बैलेंस्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें वो ईरान के साथ भी बातचीत, सहयोग, एक मिडिल ग्राउंड रखने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा वो चीन, रूस, भारत इत्यादि देशों से भी अपने रिश्ते मजबूत करेंगे मिलिट्रली और सामरिक तरीके से, ताकि उनकी जो एक तरह से डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी है वह बन सके। तो इस पर निश्चित रूप से वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और यह भी देखना पड़ेगा कि ट्रंप किस हद तक अपने बेसिस को वहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि ये सारे देश अब यह भी चाहते हैं कि अमेरिकन बेसिस नहीं हो तो शायद ईरान के हमले भविष्य में नहीं होंगे। तो उस पर भी दबाव बनेगा, अमेरिका पे भी दबाव बनाएंगे कि या तो फुल प्रोटेक्शन दें या नहीं तो फिर अपने बेसिस को नहीं रखें। तो पूरी जो भू राजनीति है पश्चिमी एशिया की, वह बदलने वाली है इस युद्ध के बाद। डॉक्टर राजन, अमेरिका का एग्रेशन हमने आज से पहले भी देखा है, ईरान से पहले भी कई मुल्कों के साथ जिस तरह से अमेरिका का जो अपना पूरी स्ट्रैटेजी और बर्ताव रहा है वो सामने आया है, जो सीधे सीधे सवाल उठता है कि किस तरह से संप्रभुताओं पर हमला किया जाता है। ऐसे में इस 40 दिन के युद्ध ने, क्या आपको लगता है कि तमाम इस्लामिक देशों में एक टकराव देखा गया? क्या इस 40 दिन के जंग के रुकने के बाद अब इन इस्लामिक देश और नज़दीक आएंगे, या अमेरिका जो एक लंबे समय से चाहता था मॉडर्नाइजेशन और कट्टरपंथ को कम करने की आड़ में इन देशों को एक दूसरे से थोड़ा अलग करने की स्ट्रैटेजी, अब वो अमेरिका की ख़त्म होती दिखाई देती है इसके साथ? देखिए, पहला तो मैं यह कहना चाहूँगा कि अमेरिका एक गिरती हुई शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है, डिक्लाइनिंग पावर है। मैं यह नहीं बोल रहा कि अमेरिका अगले 10-15 वर्षों में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी जो क्षमता है, जो वैश्विक क्षमता है मिलिट्री की या कैप्चरिंग विक्ट्री इत्यादि की, कंट्रोल करने की, उसमें काफ़ी कमी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने देख लिया कि कुछ दिन पहले वो यहाँ पे अफगानिस्तान से गए थे और अभी ईरान में भी वो कैसे फंस गए और वो निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो इस्लामिक कंट्री के यूनिटी की मैं बात करूं तो वह ऐसा मुझे होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। उसके कई कारण हैं। उसका कारण है एक तो कि आपस में फैक्शनल डिवीज़न बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि ईरान एक शिया कंट्री, आप जानते हैं, इराक में भी शिया पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, बहरीन में भी कुछ पॉपुलेशन है, सीरिया में पॉपुलेशन है काफ़ी। तो वैसे में वो एक ग्रुप है और दूसरा जो अरब, सऊदी अरब, 3 लीडर हैं वहाँ पे। एक तो अपने ईरान अपने आप को लीडर समझता है शिया ग्रुप का, दूसरा कि सऊदी अरब अपने आप को वहाँ पे चूँकि मक्का इत्यादि, तो उसमें एक रिलीजियस लीडर के रूप में अपने आप को देखता है, और एक तीसरा है टर्की। टर्की चूँकि एक मॉडर्नाइज स्टेट है, तो वहाँ पे टर्की भी इस्लामिक कंट्री और एक न्यू ऑटोमन एक एम्पायर क्रिएट करने की टर्की कोशिश करता है, और सारे देशों को यह एक तरह से लीडर की, सो ये 3 देश हैं, और बीच बीच में पाकिस्तान आने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, कोई भी अगर इस्लामिक दूसरे देश की बात करूँ तो उसके पास यह क्षमता अभी तक नहीं है। तो वैसे में ये सारे लीडर्स अपने आप को OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें लीडरशिप के लिए कई बार क्लैश करते हैं, कभी कभी उसमें मलेशिया भी शामिल हो जाता है। तो इसलिए यूनिटी नहीं दिखेगा आपको, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और ईरान का भी झगड़ा आपने देखा, ईरान ने किस ढंग से दूसरे देशों पे हमले किए, वैसे में यूनिटी की बिल्कुल कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है। डॉक्टर राजन, अंत में बहुत संक्षेप में, समय कम है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई ऐसे बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है, लेकिन 40 दिन के जंग के रोकने पर जिस तरह से पाकिस्तान को श्रेय दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या उसके अर्थ समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने मुझे लगता है कि मीडिएट करने की कोशिश की है, और अपने ट्वीट इत्यादि में उन्होंने जो शहबाज शरीफ है उनकी प्रशंसा इत्यादि भी की है, लेकिन यह सीज फायर अचीव होना बहुत ही मुश्किल है। मैं बता दूं कि, और जहां तक क्रेडिट लेने की बात है तो क्रेडिट तो पाकिस्तान भी लेता है, और ट्रंप की भी आदत है, हमने पहले भी देखा भारत पाकिस्तान युद्ध में कैसे वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ट्रंप की आदत है क्लेम करने की, और विक्ट्री क्लेम करने की और क्रेडिट लेने की। तो क्लेम ये दोनों करेंगे, और उसमें टर्की, ओमान इत्यादि जो दूसरे देश मीडिएशन के रूप में शामिल थे वह भी उसमें क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। तो यह जरूर है कि अभी पाकिस्तान अमेरिका से काफ़ी करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के भी करीब है, और चीन का सबसे बड़ा झगड़ा भी जानते हैं तो वो अमेरिका के साथ होता है। लेकिन एक छोटा जो स्विंग स्टेट पाकिस्तान कोशिश यह कर रहा है कि किस ढंग से अमेरिका के साथ करीब हो जाए, ताकि चीन से भी फ़ायदा उठाए और अमेरिका से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और इसको पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजन। विस्तार से आज एक तरह से एक बड़ा समझौता कहें कि 40 दिन की जंग ईरान और अमेरिका के बीच में रुकी है, लेकिन ये 2 हफ्तों के लिए है। सीज फायर के अंतिम समझौते को लेकर अभी बातचीत होनी बाकी है। ईरान की तरफ से 10 शर्तें रखी गई हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर राजन भी कहते हैं कि बहुत ही व्यावहारिक शर्तें नहीं है, तो इन्हें लेके ज़रूर कुछ ना कुछ अड़चनें सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजन हमारे साथ बात करने के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस। शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शोर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भवानीपुर सीट से बतौर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के मौके पर टीएमसी ने शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया। भवानीपुर सीट पर ममता को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और लगातार फटकार के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर एसआईआर के विरोध में अदालत का रुख करने की तैयारी में है। ममता बनर्जी का कहना है कि जिन 27,16,393 लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, उन्हें इस साल वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। एसआईआर के तहत ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर की मतदाता सूची से करीब 44,000 नाम हटाए गए हैं। भवानीपुर में मुख्यमंत्री के खिलाफ विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी उम्मीदवार हैं और वहां जोरदार तरीके से डटे हुए हैं। आज नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, इस मुद्दे को लेकर वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और न्याय की मांग करेंगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर से अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने से पहले तकरीबन 800 मीटर की एक तरह से एक मार्च किया उन्होंने, और उस मार्च करने के साथ ही उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई ऐसे बयान भी दिए। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा फैलाने और भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल के रैना में आयोजित एक रैली में अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को धमकियां दी, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस प्रकार की टिप्पणियां न केवल राजनीतिक दलों के बीच तनाव बढ़ाती हैं, बल्कि चुनावी माहौल को भी प्रभावित करती हैं। भाजपा ने इसे आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। भाजपा ने यह भी कहा कि चुनाव नियमों के अनुसार किसी भी उम्मीदवार या दल को ऐसी भाषा का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है जिससे नफरत फैले या हिंसा के लिए उकसावा मिले। पार्टी का कहना है कि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। भाजपा की ओर से शिशिर बाजोरिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त को यह पत्र भेजा है। लिखे पत्र में कहा गया है कि ममता बनर्जी की आपत्तिजनक टिप्पणियां एक मान्यता प्राप्त अभिषेक बनर्जी की जो टिप्पणियां हैं वो एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल व उसके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हिंसा का प्रत्यक्ष और स्पष्ट आह्वान है।
रैली में प्रयुक्त भाषा अत्यंत भड़काऊ है और इसका स्पष्ट उद्देश्य भय उत्पन्न करना, राजनीतिक विरोधियों को डराना और पश्चिम बंगाल राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवश्यक वातावरण को दूषित करना है। इसलिए उनके बयान और आचरण पर आयोग द्वारा अत्यंत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अभिषेक बैनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन पर कार्रवाई करने की बात की है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। जिस तरह का भड़काऊ बयान अभिषेक बैनर्जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग इस बयान पर तुरंत एक्शन लेने के लिए चुनाव आयोग पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये खुला आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। और सौरभ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सौरभ, अभिषेक बैनर्जी के भाषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंची है। इस भाषण पर कई सवाल उठ रहे हैं, जानना चाहेंगे कि क्या अभिषेक बैनर्जी ने इस भाषण में कहा है। रायना पे पूर्व बर्धमान के रायना में जिस पब्लिक रैली की यहाँ पे जिक्र किया गया है इस स्थिति में, उसका मूल यही उन्होंने कहा था कि जिला पकड़ के उन्होंने कहा था कि कहीं पे घर, कहीं पे जो है शरीर के और हिस्से में वो लोग तोड़फोड़ करेंगे। एक तरफ से वो लोग ये कहना चाहते थे कि जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के जरिए कहीं पे धड़, कहीं पे सिर और कहीं पे शरीर के अन्य जो अंश है वहां पे तोड़ किया जाएगा और आखिर में 4 मई को बीजेपी का राम नाम सत्यनाम हो जाएगा। यही इस भाषण का मूल वक्तव्य था। लेकिन लगातार जो स्पीचेस आ रही है, सिर्फ यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ऐसा हाल कर देंगे कि बंगाल के कोई भी बीजेपी वर्कर्स अब नहीं कहेंगे कि मैं बीजेपी करूं। और जलंगी में भी अभिषेक बनर्जी ने एक भाषण में ये कहा था कि 4 मई तक आप लोग रुक जाइए, फिर सूद असल समेत हम बीजेपी को जवाब देंगे। इन सारे जो कॉइनेज है, इन सारे कॉइनेज को फोर्सफुल वायलेंस के साथ जुड़ रही है बीजेपी का कहना है कि यही सारे भाषण इंडिकेशंस है कि 2021 में क्या हुआ था, 2026 में भी जी। सौरभ, पश्चिम बंगाल चुनाव से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, उस खबर को भी दर्शकों को बता दें। भड़काऊ भाषण देने का जो मामला अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग तक पहुंची है, उस सिलसिले से टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है चुनाव आयोग में। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि जिस तरह के भड़काऊ बयान अभिषेक बैनर्जी चुनाव के दौरान दे रहे हैं, अभिषेक बैनर्जी ने भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं को धमकियां दी हैं। अभिषेक बैनर्जी की टिप्पणियां हिंसा का प्रत्यक्ष और स्पष्ट आह्वान है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ऐसे बयान तनाव को बढ़ाएंगे। चुनाव के इस माहौल में बयान कार्यकर्ताओं को और अधिक उग्र बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है और तृणमूल कांग्रेस सहित को स्पष्ट संदेश दिया है कि इस बार चुनाव हर हाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे। आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को किसी भी प्रकार के डर, दबाव या अवैध गतिविधियों से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। आयोग ने के निर्देशों के अनुसार राज्य में चुनाव पूरी तरह भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित और बूथ व सोर्स जैमिंग से मुक्त वातावरण में कराए जाएंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। आयोग का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, चुनाव आयोग ने एक बार फिर स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पारदर्शी और सुरक्षित चुनाव कराने की जो प्रतिबद्धता चुनाव आयोग की है, उसे चुनाव आयोग पूरा करेगी, जो कि साफ संकेत है कि अभिषेक बैनर्जी जैसे नेता अगर इस तरह का बयान देंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग इन बयानों को लेकर किस तरह की अपनी कार्रवाई करेगा वो अभी तक सामने
नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी है सौरभ, आज हमने देखा कि ममता बनर्जी जब अपना नामांकन भवानीपुर से भरने गई तो 800 मीटर वो पैदल चल के गई, और जिस तरह का संबोधन उन्होंने किया उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने भाषण को केंद्रित किया। जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज ममता बनर्जी क्या अपने हर दिन से अलग दिखाई दी आज? रितु जी देखिए, आज जो उन्होंने रैली करके 800 मीटर रैली करके जो वो नामांकन भरने गई अपने घर से सर्वे बिल्डिंग तक, ये पहले बात तो साफ है 2021 में तो वो भवानीपुर से खड़ी नहीं हुई थी, नंदीग्राम में खड़ी हुई थी, और उससे पहले भी जैसे रैली करके जा रही है सर्वे बिल्डिंग तक, ऐसा छवि कोई जहन में किसी को आ नहीं रहा है कि ममता बनर्जी लास्ट कब अपनी नामांकन भरने के लिए रैली करके गए थे। वो जाती थी, गाड़ी में जाती थी, नामांकन भरकर चली आती थी, तो रैली से रहता था। लेकिन पहली बार देखा गया कि वो घर से रैली किए, 800 मीटर ही सही क्योंकि रैली किए, क्योंकि साथ इसको ये बोला जा रहा है कि 7 दिन पहले इसी रास्ते से गृह मंत्री अमित शाह के हाजिरा में शुभेंदु अधिकारी जब नामांकन भरे थे उसका एक रैली हुआ था, जिसको ममता बनर्जी कह रहे थे कि बाहर के लोगों से आ रहे थे, लेकिन लोग थे ये वो मान रही है कि उस रैली में लोग थे, लेकिन उनका कहना है कि बाहर से लोग आए थे, यहाँ के लोग नहीं थे। और यहाँ पे जो उनकी जो रैलीज है, ट्रैफिक को खूब ज्यादा मुश्किल हुआ उसको संभालने में, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। रैलीज में थे जो लोग थे, लेकिन जैसे रैलीज हम देखते हैं ममता बनर्जी की, ऐसी रैलीज में जितने वीर होता है, दोनों साइड में सपोर्टर्स खड़े हो जाते हैं, चीयर्स करते हैं अपने लीडर को, वैसा वीर आज देखने को नहीं मिला। और वो कुछ जल्दी में भी थी, आरामबाग के लिए निकल गई उस डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रैली के लिए। और साथ ही साथ और एक बात है कि उन्होंने जब ये जो रैलीज के बाद, नामांकन के बाद उन्होंने जो बात कही वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका कहना है कि वो फिर एक बार अदालत जाएंगी, और इस बार अदालत जाएंगी ये विवादित नाम जो काटे हैं 27 लाख से कुछ ज्यादा, उनको क्यों वोटाधिकार नहीं मिलेगा, इस सवाल को लेकर, क्योंकि वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुका है। पहले चरण का वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुका है 6 तारीख को, और दूसरे चरण का कल फ्रीज हो जाएगा 9 तारीख को, तो इसको लेकर वो फिर अदालत जाएंगे। लेकिन रितु जी, कल भी आपसे हमारे बात हो रही थी, वो अदालत में जाएंगे किसके खिलाफ? जो जुडिशियल ऑफिसर्स ने ये लिस्ट तैयार किया है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये लिस्ट तैयार किया है, तो अगर उनको न्याय मांगना है तो न्यायाधीश के खिलाफ मांगना होगा। तो क्या ऐसे में सवाल सौरभ ये है, इतना हाई वोल्टेज पश्चिम बंगाल में इस समय इस बार का चुनाव है, इनका तीसरा चुनाव है ममता बनर्जी का, चुनौती के तौर पर अगर देखें और राज्य की तमाम उन घटनाओं को पिछले कुछ समय में देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल है, जनता में एक रोष है। ऐसे में ममता बनर्जी जो एक तरह से एक बड़ा चेहरा अपनी पार्टी का और एकमात्र बड़ा चेहरा अपनी पार्टी का है, वो ठीक चुनाव से पहले अपना समय सुप्रीम कोर्ट में जाने में और उस पूरे मामले को खुद लड़ने में लगाएंगी, या ये एक तरह से एक चुनावी दांव के तौर पर इसे देखा जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट तक फिर आएंगी अपने राज्य के लोगों के लिए मतदान का एक अधिकार लेने के लिए? रितु जी देखिए, जब ये सवाल उठा था कि ये जो विवादित नाम है जो ट्राइब्यूनल में जाएंगे, क्या उनको चुनाव आते आते उनका निष्पत्ति हो जाएगा, तभी सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने कहा था कि अगर एक वोट नहीं दे पाए तो क्या होता है, ये सवाल उठा था। अभी 13 अप्रैल को नेक्स्ट सुनवाई है, वहां पे पता चलेगा कि ये 27 लाख का क्या होना है, कितने लोगों को आखिर में वोटाधिकार मिलेगा, या फिर सबको मिलेगा, या फिर किसी को नहीं मिलेगा, वो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन इसके चलते अगर चुनाव क्षेत्र को छोड़कर, चुनाव के जो रैली है उनको छोड़कर फिर से ममता बनर्जी 2 हफ्ते पहले कहती है कि वो अदालत जाएंगी, तो वो क्यों कह रही है? देखा जा रहा है कि ये 27 लाख नामों में से कौन कौन जिले ज्यादा काटे हैं। उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, 2 24 परगना, यहाँ का इक्वेशन क्या है? उत्तर दिनाजपुर में तृणमूल ने अच्छा किया था पिछले बार, 2 24 परगना में 64 सीट है, 33 और 31 वहां पे 58 सीट तृणमूल जीते थे 2021 में। मालदा में भी आप पकड़ लीजिए 12 सीट है, उनमें से भी तृणमूल ने 8 सीटें निकाली थी। 22 सीटों में मुर्शिदाबाद है, उसमें 20 सीटें तृणमूल निकाले थे। तो ये जो फैसला है, ये जो आंकड़े हैं, अगर वहां से ज्यादा नाम काटते हैं तो ये सवाल उठ रहा है तो कहीं पे जाके ममता बनर्जी क्या
इसी के लिए वहां पे जो वोट काटे हैं, 27 लाख वोट जो काटे हैं, इन जिलों में से ज्यादा काटे हैं, इनके लिए फिर एक बार अदालत जाना चाहती है। वो खुद बोल रहे हैं कि भवानीपुर में 40,000 से ज्यादा काटी है, लेकिन वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भवानीपुर में भी उन्होंने आज बार बार अपनी भाषण में ये बात जताई है कि वो यहाँ की बेटी है, 365 डेज वो यहाँ पे रहती है वोटर्स के साथ। अगर मान लीजिए आप रहती हैं तो आपको तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कह रही है मतलब आप जता रही है। अब आपको जताना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ का कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी है। ये सारे सवाल अब चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं। सौरभ, क्या तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव को एक तरह से अपनी अना से जुड़ा एक चुनाव मान रही है? पूरी एक तरह से राजनीतिक उनकी पूरी छवि दांव पे लगी हुई है। ऐसे में क्या आपको लगता है, एक तरफ ममता बनर्जी SIR के मामले पर लगातार केंद्र सरकार चुनाव आयोग से एक मोर्चा ली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के भीतर अभिषेक बनर्जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की एक कोशिश, क्योंकि यही आरोप भारतीय जनता पार्टी लेकर चुनाव आयोग तक पहुंची है। चुनाव आयोग अगर कोई बड़ा कदम उठाता है तो किस तरह से चुनाव पे असर भी देखा जाएगा? देखिए, जितना जो बयानबाजी हो रहा है, अभी जो रैलीज हो रहा है, एक नेता 3 रैलीज कर रहे हैं। टीएमसी के जो मूल 2 स्टार कैंपेनर है, ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, तो कुल मिलाकर रोज वो 6 करके रैलीज कर रहे हैं। लेकिन इन रैलीज में वो जो भाषण जो बोल रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी का ये आरोप है कि जैसे जैसे बीजेपी के रैलीज में जनता की जो जमायत है वो बढ़ रही है, जैसे जैसे झीलावाड़ी ये नेता जा रहे हैं और ये भाप रहे हैं कि इस बार अंडर करंट बहुत है। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो जहां पे 1-2% वोट का स्विंग भी मानिए नतीजा इधर कर सकता है। जैसे T20 में होता है ना, एक ओवर अगर आप मेडन चला गया तो पूरा खेल ही बिगड़ जाता है। पिछले ओवर में क्या हुआ है कोई नहीं देख पाता है। ऐसा ही हाल कुछ अभी बंगाल का है। अभी आप लेटेस्ट अभी भवानीपुर के जाने के बाद आरामबाग में ममता बनर्जी ने रैली किया। वहां पे एक बात ममता बनर्जी ने कहा है, उस पर गौर करने वाली काफी बातें कि उन्होंने कहा है कि 294 कैंडिडेट सीट्स में, यानी 294 सीट्स में वही कैंडिडेट है। भूल जाइए कौन कैंडिडेट है। वो कह रही है कि भूल जाइए कौन कैंडिडेट है, मैं ही कैंडिडेट हूं। और साथ ही साथ वो अपने जो वर्कर्स है उनको कह रहे हैं कि क्यों लोग अगर 10 बातें बोलते हैं आपको तो आप क्यों नहीं सुनेंगे? अगर मैं सुन सकता हूं तो आप क्यों नहीं सुन सकते? आप कितने बड़े नेता हो गए कि आप नहीं सुन सकते? ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये समझने में दिक्कत हो रहा है कि टेम्परामेंट लूज काहे हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ममता बनर्जी के बयानों से लगता है कि राजनीतिक वर्चस्व तृणमूल कांग्रेस का इस चुनाव पर दांव पर है, और यही कारण है कि इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ पूरी जानकारी के लिए। असम में 9 अप्रैल यानी कल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। पोलिंग टीम EVM और VVPAT मशीनों के साथ रवाना हो गई हैं। ये पोलिंग टीम दूर दराज और संवेदनशील क्षेत्रों तक भी पहुंचेंगे, जहां निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होनी चाहिए। इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है और हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल, LPG और PNG की आपूर्ति सामान्य है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी LPG वितरक केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने 5 किलो के LPG सिलेंडरों की बिक्री दोगुना करने का नया आदेश जारी किया है। सरकार ने एक नया ऑर्डर इशू किया है और इस ऑर्डर के द्वारा 5 किलो FTL सिलेंडर की सेल को डबल करने की बात की गई है। आंकड़ों के अनुसार 23 मार्च से लगभग 7,80,000 से ज्यादा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा 5 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की दैनिक संख्या को दोगुना करने के निर्देश के बाद इनके वितरण में तेजी आई है। 23 मार्च से अब तक लगभग 7.8 लाख 5 किलो के फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने भी कमर्शियल LPG की उपलब्धता बढ़ा दी है और प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए हर दिन 180 सिलेंडरों का आवंटन बढ़ाकर 360 सिलेंडर कर दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पिछले 4 दिनों में 5 किलो के सिलेंडर के लिए लगभग 1300 जागरूकता शिविर भी आयोजित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। The MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged under the liquidity facility at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहेगी। पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.8%, दूसरी तिमाही में ये 6.7% और तीसरी तिमाही में 7% और चौथी तिमाही में 7.2% रहने का अनुमान है। Real GDP growth for this year is projected at 6.9%, with Q1 at 6.8, Q2 at 6.7, Q3 at 7, and Q4 at 7.2%. मुद्रा योजना के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना ने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आया। खासतौर पर महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों, जातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त किया है। योजना से कैसे लोगों का जीवन सशक्त हो रहा है, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास हुनर है, मेहनत है, लेकिन कैपिटल यानी पूंजी नहीं। ऐसे ही लोगों को ताकत देने के लिए सरकार ने शुरू की है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई योजना आज देश के छोटे उद्यमियों के लिए तो लाइफलाइन बन चुकी है। आज विस्तार से चर्चा करेंगे हम इसी योजना के बारे में, जिसकी जड़ों में है विश्वास देश की मेहनतकश जनता पर। एक ऐसी योजना जिसमें आपको अपना कारोबार करने के लिए बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और याद है आपको, ये योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना युवाओं की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। ये आवश्यकता है बैंक गारंटी। कोई भी नौजवान अपने दम पर जैसे ही कुछ करना चाहता है, उसके सामने पहला सवाल यही होता है कि पैसे कहां से आएंगे। मुद्रा योजना के तहत ये गारंटी सरकार दे रही है। आपको याद होगा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद मिशन मोड में दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग योजना शुरू की गई थी, जन धन योजना। उसकी अभूतपूर्व सफलता के बाद सरकार की कोशिश थी उन लोगों तक बैंकों के कर्ज की सुविधा पहुंचाना जिनके पास सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने का हुनर है, लेकिन पूंजी के लिए कोई भी मदद का हाथ आगे नहीं करता। और इसीलिए सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स, रेहड़ी पटरी वालों और स्वरोजगार करने वालों को बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराने का फैसला। यानी बिजनेस शुरू करने के लिए बड़े बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं, बस एक अच्छा आइडिया चाहिए और कड़ी मेहनत। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि मुद्रा योजना में आपको लोन कैसे मिल सकता है। मुद्रा योजना के तहत जो लोन है वो बैंक, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के जरिए दिया जाता है। इसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों की सुविधा मिलती है। इस योजना को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है ताकि हर स्तर के उद्यमियों को उनके जरूरत के हिसाब से मदद मिल सके। सबसे पहले शिशु कैटेगरी की बात करें तो 50,000 रुपए तक का छोटा लोन दिया जाता है। किशोर कैटेगरी में आता है 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन। उसके बाद तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रुपए और तरुण प्लस यानी बड़े कारोबार के लिए 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की लिमिट रखी गई है। सरकार ने 2024-25 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया और मुद्रा योजना की जो अधिकतम सीमा 10 लाख थी उसे बढ़ाकर के 20 लाख रुपए कर दिया गया और उसे नाम दिया गया तरुण प्लस। तरुण प्लस खास तौर पर उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी में लोन लिया था और उसे सफलतापूर्वक चुका दिया। यानी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वालों को ज्यादा फंडिंग का भी मौका मिलेगा। इस योजना की एक और खासियत है, इसका फायदा लेने के लिए आपको किसी भी तरह के कोलेटरल यानी गारंटी देने की जरूरत नहीं होती। साथ ही लोन को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने खुद क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स भी बना दिया है। और अब बात करते हैं योजना का असर
यानी आखिरी जमीन पर इसका फायदा कितना हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि मुद्रा योजना ने देश में उद्यमिता को नई दिशा दी है। खासतौर पर महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए यह योजना गेम चेंजर साबित हुई। 20 मार्च 2026 तक का आंकड़ा हमारे पास है। 57 करोड़ 79 लाख से ज्यादा मुद्रा लोन जारी किए जा चुके हैं। इन लाभार्थियों को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मुद्रा योजना के तहत दी जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि इसमें 86% लोन महिलाओं को मिला है और करीब करीब 50% लोन SC, ST और OBC श्रेणी के उद्यमियों को मिला है। और इंपैक्ट बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है इन आंकड़ों के जरिए। अगर कैटेगरीज के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा लोन शिशु श्रेणी यानी छोटे स्तर से जो शुरुआत करने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा मिला है। आपको याद होगा इसमें 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो शिशु कैटेगरी में ये 78% लोन दिए गए हैं और 36% की राशि है। किशोर कैटेगरी की बात करें तो 20% लोन दिए गए हैं और 40% राशि वहां खर्च की गई है। तरुण कैटेगरी में 2% लोन और 24% राशि खर्च की गई है। यह साफ दिखाता है कि मुद्रा योजना जो छोटे कारोबारी हैं उनको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। दूसरी बात यह कि मुद्रा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे आप दुकानदार हो, कारीगर हो, ड्राइवर हो या फिर कोई स्टार्टअप ही शुरू करना चाहते हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इच्छुक व्यक्ति नजदीकी बैंक या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत मुद्रा कार्ड का भी फायदा उठाया जा सकता है। मुद्रा कार्ड एक तरह का डेबिट कार्ड है जिसे आप अपने बिजनेस की जरूरत के हिसाब से कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ATM से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं या फिर दुकानों पर पेमेंट कर सकते हैं। खास बात यह है कि जब भी आप चाहें मुद्रा लोन का पैसा वापस कर सकते हैं और इसमें आपका ब्याज का जो बोझ है वो भी कम रहता है। मोबाइल ऐप में अगर आपका विश्वास है तो मुद्रा मित्र मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। लोगों को बहुत बड़ी मदद मिल रही है। इस ऐप पर लोन से जुड़ी पूरी जानकारियां मिलती हैं और आवेदन करने की प्रक्रिया भी बहुत ही आसान हो जाती है। सरकार ने ऑनलाइन फॉर्म, आसान फॉर्म और तेज प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं देकर के इस योजना को और भी सुलभ बना दिया है। आप उद्यमी मित्र पोर्टल पर जाकर या फिर PSB लोन्स इन 59 मिनट्स जैसे पोर्टल्स के जरिए भी मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी अगर आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए एक आसान और भरोसेमंद रास्ता बन सकती है। कुल मिलाकर मुद्रा योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों को साकार करने का माध्यम बन चुकी है। ये योजना न सिर्फ रोजगार देती है बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बना करके देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। और इसी के साथ में डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।